अगर हम लोग बात करें मध्यकालीन इतिहास की, आप लोगों को आज की क्लास में थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ा लिखने का भी मुझे समझना पड़ेगा। तो हमारा ये जो मिडिवल हिस्ट्री है यानी मध्यकालीन इतिहास जिसे हम लोग बोलते हैं, मध्यकालीन इतिहास, ये जो मध्यकालीन इतिहास है बेसिकली ये कब से शुरू होता है। अगर हम बात करें तो भारत पर जो मध्यकालीन समय में जो अटैक किए गए थे अरबी आक्रमणों यानी मुस्लिमों का, 712 एडी से ये प्रारंभ होता है और ये आपका चलता है 1707 तक, जब तक औरंगजेब का शासन रहता है। और औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मध्यकालीन इतिहास आपका समाप्त हो जाता है, ठीक है। और विशेषकर इस पूरे उसमें यानी मध्यकालीन इतिहास में हम लोग भारत पर हुए मुस्लिम आक्रमण और उनका जो प्रभाव रहा है उसी को हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आज का जो पहला टॉपिक है इसमें वो है अरब आक्रमण, भारत पर अरबों का आक्रमण। तो आप लोगों को मैं स्लाइड भी इसमें जो है आप लोगों को स्लाइड के माध्यम से भी बताऊंगा और मैं एक एक चीज़ आपको लिख कर भी बताऊंगा जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। तो भारत पर अरबों का आक्रमण किस तरीके से हुआ, ये हमारा पहला सेशन इसमें रहेगा, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा पहले इस्लाम धर्म के बारे में समझिए या पहले अरबों के बारे में समझिए कि अरब कौन थे। जब आप अरबों के बारे में समझेंगे कि अरब कौन थे, इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। देखिए सभी को नमस्कार, जो लोग जुड़ते जा रहे हैं प्लीज़ आप लोग अब टॉपिक पर फोकस कीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, मैं उन सभी को लास्ट में ले लूँगा, ओके। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस्लाम धर्म की। तो आप सब जानते हैं कि इस्लाम धर्म का जो उदय है, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं वो हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब थे। हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा ही इस्लाम धर्म की स्थापना की गई थी, ठीक है। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मक्का सऊदी अरब में है। कहाँ पर है मक्का? सऊदी अरब में है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में महात्मा बुद्ध को पढ़ा होगा और आपने महावीर स्वामी को भी पढ़ा होगा। याद है आप सब लोगों को महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में? तो आप लोगों ने जब उनके बारे में पढ़ा होगा तो सबसे पहले उनका बर्थ, उनके माता पिता का नाम देखा होगा। फिर आपने देखा होगा कि किस प्रकार वो तपस्या करने के लिए जाते हैं और उनको ज्ञान प्राप्त होता है, फिर वो अपने उपदेशों का प्रचार करते हैं। तो सेम वैसे ही हजरत पैगंबर साहब जो कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं, उनका जन्म होता है 570 एडी में। इनका बर्थ कब होता है? 570 एडी में इनका जन्म होता है। ये हो गई पहली बात। दूसरी चीज़, इनकी माता का नाम अमीना था और पिता का नाम अब्दुल्ला था। तीसरी खास बात है कि इनकी जो पत्नी है उनका नाम खदीजा था। देखिए यहाँ पर केवल आप इंट्रोडक्शन याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये तो इनकी बेसिक बात हो गई, इनका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इनके जीवन में कब बदलाव आता है? हमने देखा था कि जिस प्रकार महात्मा बुद्ध ने तपस्या की थी, महावीर स्वामी ने तपस्या की थी, वैसे ही ये क्या करते थे कि जो हजरत पैगंबर साहब थे वो 610 एडी में एक गुफा थी सऊदी अरब में जिसका नाम था मक्का में हीरा नामक गुफा। तो इस गुफा में अक्सर जो है वो अपना ध्यान लगाते थे, यहाँ पर वो जाते थे। तो इसी गुफा में उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पैगंबर साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो हीरा नामक गुफा में 610 एडी में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और आप सब जानते हैं कि जब किसी को ज्ञान मिल जाता है तो उस ज्ञान को हम लोगों को क्या करना पड़ता है? अगर हम उस ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? उस ज्ञान को बांटना पड़ता है, लोगों को उपदेश देने पड़ते हैं। तो पैगंबर साहब ने जो है क्या किया? लोगों को उपदेश देना शुरू किया और जो उनको फॉलो करते गए वही जो है मुस्लिम्स कहलाए। उन्होंने इस्लाम धर्म को फॉलो किया। इसके बाद क्या होता है? 24 सितंबर 622, एक इम्पॉर्टेंट डेट आपके लिए आपको याद रखनी है। 24 सितंबर 622 को क्या होता है कि जो पैगंबर साहब होते हैं वो पहले मक्का में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मक्का, ये सऊदी अरब में ही है। तो यहाँ पर रहते थे, लेकिन इसके कुछ समय पश्चात इन्होंने 622 में मदीना शिफ्ट हो जाते हैं। ये कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? मदीना। देखिए इस्लाम धर्म के बारे में तो मैं आपको केवल बेसिक बात बताऊंगा क्योंकि हमारा मेन फोकस अरब आक्रमण है। तो 2 मिनट पहले हम इनकी बात कर लें, 2 से 5 मिनट, उसके बाद हम लोग अरब आक्रमण पे फोकस करेंगे मेन। तो वो क्या करते हैं? 622 एडी में मक्का से कहाँ चले जाते हैं? मदीना चले जाते हैं। तो जब वो मक्का से मदीना शिफ्ट होते हैं तो पूरे इस्लाम जगत में इस यात्रा को बड़ा पवित्र माना जाता है और इस यात्रा को ही कहते हैं हज यात्रा। अगर आप हज यात्रा करते हैं तो हज में पहले आपको मक्का जाना होता है और फिर आपको मदीना की यात्रा करनी होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? इससे पूरे इस्लाम जगत में जो मक्का से मदीना जाने की जो पैगंबर साहब की यात्रा थी, इसे हिजरी संबत के नाम से जाना जाता है। हिजरी संबत यानी हज यात्रा।
ठीक है। तो आपसे एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था, तो आप बता सकते हैं कि हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था 24 सितंबर 622 को। देखिए जो लोग जुड़ते जा रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। आप लोग लेक्चर पे फोकस कीजिए, अभी बस अरब स्टार्ट करने वाला हूँ। ये आपको यहाँ तक समझ में आया। 632 में पैगंबर साहब की डेथ हो जाती है। 632 में क्या है, पैगंबर साहब की डेथ हो जाती है। और इनके मरने के बाद जो इनके उत्तराधिकारी थे वो कौन थे और किस प्रकार इस्लाम का जो प्रचार विदेशों में होता है, हम उनकी बात करेंगे यहाँ पर। यहाँ तक सब समझ में आ गया? यहाँ तक आपका कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? यहाँ तक आप में से किसी का कोई सवाल है? चलिए, तो पैगंबर साहब के मरने के बाद एक नया विवाद उठा था जिसे शिया और सुन्नी कहते हैं। तो शिया और सुन्नी को तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, वो एक अलग विषय है धर्म का, तो अभी हम लोग उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। शिया और सुन्नी में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको किसी दिन अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में बता दूंगा, यहाँ पर हम लोग उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन यहीं से हम लोग शुरू करते हैं अरब आक्रमण की कहानी को। यानी जो सऊदी अरब में जो मुसलमान रहते थे, जो मेन मुस्लिम थे, जो पैगंबर साहब को फॉलो करते थे, वही एक्चुअली में अरबी मुस्लिम थे और वही जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते थे। अब ये इस्लाम धर्म या जो अरब हैं वो भारत में किस प्रकार जाते हैं उसकी कहानी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया? पहले कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक किसी को? ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। पैगंबर साहब ने जो है इस्लाम धर्म को मानने वालों को 5 शिक्षाएं दी थी, 5 सिद्धांत दिए थे। वो क्या थे ये आप आराम से पढ़ सकते हैं। एक होता है कलमा। कलमा का मतलब होता है कि अल्लाह एक हैं और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं, इसके अलावा ये लोग किसी में विश्वास नहीं रखते। यानी मुस्लिम्स जो हैं उनका मानना होता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उनके पैगंबर हैं, इसके अलावा वो और किसी को फॉलो नहीं करते। दूसरी उन्होंने शिक्षा दी थी कि प्रत्येक मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ेगा। ठीक है, क्या पढ़ेगा? प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ेगा। तीसरी जो शिक्षा दी कि रमजान के जो पवित्र महीने होते हैं उनमें रोजा रखना पड़ेगा। ठीक है। चौथी जो शिक्षा थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। ऊपर की जानकारी तो नहीं पूछी जाती, वो धार्मिक है, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि उन्होंने प्रत्येक मुसलमान को अपनी उपार्जित आय का, यानी जो मुस्लिम कमाते हैं उस आय का 2 से 2.5%, ये 2.5% होता है, लेकिन तब ये 2% था, वर्तमान में 2.5% है। 2 से 2.5% जो है उन्होंने धर्म के लिए दान करने के लिए कहा, जिसे आप लोग जकात कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत में यह एक इम्पॉर्टेंट टैक्स होता था जकात, जिसे जो है दिल्ली के सुल्तान वसूलते थे। ये केवल धनी मुसलमानों से लिया जाता था। ये जकात जो है किससे लिया जाता था? केवल धनी मुसलमानों से, गरीब मुसलमानों से नहीं लिया जाता था। और ये जो पैसा है वो काजी वगैरह को आज भी लोग मुसलमान देते हैं और इसका जो उपयोग है, इसका जो इस पैसे का जो सदुपयोग है वो मुस्लिम वेलफेयर में किया जाता है, इसे जकात कहते हैं। ये 2 से 2.5% आज भी लिया जाता है। और एक और बात उन्होंने कही थी प्रत्येक मुसलमान से कि जीवन में एक बार, अगर वो मुसलमान हैं तो वो जीवन में एक बार मक्का की यात्रा जरूर करे। तो ये जो मेन जो 5 शिक्षाएं थी वो पैगंबर साहब के द्वारा इस्लाम को मानने वालों को दी गई थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अब एक नए वर्ड की हम लोग डेफिनेशन यहाँ पर देखेंगे और वो डेफिनेशन है किसकी? खलीफा। अब आपको खलीफा समझना है और खलीफा समझने के बाद ही आपका जो अरब अटैक है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा खलीफा को समझिए। खलीफा कौन था? कि देखिए पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई 632 में। अभी आपको बताया कि 632 में पैगंबर साहब की डेथ हो गई। तो उनकी मृत्यु के पश्चात ही एक नया ये रहा कि भैया उनके जो उत्तराधिकारी हैं, जो उनके बाद मुस्लिमों को उपदेश देंगे, उनका नेतृत्व करेंगे, तो मुस्लिमों को राजनीतिक एवं धार्मिक नेतृत्व प्रदान करने की जिम्मेदारी उनके उत्तराधिकारियों को मिली और उनके उत्तराधिकारी ही खलीफा कहलाए। तो इसमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी हैं। पहली चीज़ क्या है कि खलीफा कौन होते थे और उनका काम क्या होता था। तो पहला आपको इसको समझना है खलीफा कौन है। कि जैसे पहले जो है एक धार्मिक गुरु थे जिनका नाम क्या था? हजरत पैगंबर साहब। वो जो है मुस्लिमों को क्या करते थे? उपदेश देते थे, उनको निर्देश देते थे कि उनको क्या करना है। लेकिन पैगंबर साहब के मरने के बाद अब ये उपदेश कौन देगा? तो ये जिम्मेदारी उनके किनको मिली? उनके उत्तराधिकारी, जो उनके वंशज थे, उन्हीं उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा गया। तो खलीफा कौन होते हैं? पूरी दुनिया में वर्तमान में खलीफा का पद नहीं है। उस जमाने में जो खलीफा होता था वो सभी दुनिया भर में जितने भी मुसलमान थे उनका धार्मिक नेता था, जिसका कार्य था मुसलमानों का नेतृत्व करना। ठीक है,
याद रखिएगा। तो खलीफा दो प्रकार के रहेंगे, वो हम लोग अभी चर्चा करेंगे। 632 यानी पैगंबर साहब के मरने से लेकर 661 ईस्वी तक टोटल 4 खलीफा हुए जो बहुत महत्वपूर्ण हुए। उनमें थे एक अबू बकर जो बिल्कुल उनके मरने के बाद बने थे। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद सबसे पहले पहला खलीफा कौन बना, तो वो थे अबू बकर। उसके बाद उमर, ये दूसरे खलीफा, तीसरे उस्मान और उसके बाद अली। ये 4 खलीफा हुए जो मोहम्मद साहब के करीबी थे, नज़दीकी थे। ये आपको याद रखना है। पहले आप ये बताइए कि आप लोगों को खलीफा का मतलब समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? खलीफा का मतलब समझ में आ गया सभी को? आप में से किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल है? अब हम लोग यहां से जो है, अब हम लोग यहीं से मुड़ेंगे भारत पर अरब आक्रमण की ओर। नमस्कार भैया, सभी को नमस्कार जो लोग जुड़ते जा रहे हैं। अब यहां से हम लोग जो है अरब आक्रमण की ओर मुड़ जाते हैं। तो अब यहां से थोड़ा सा प्लीज जो है कहानी को बहुत जो है सीरियसली सुनना है ना। अगर आप वाकई आप अरब आक्रमण को समझना चाहते हैं तो कहानी को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत पर अरब आक्रमण, भारत पर अरब आक्रमण। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो आज तक के डाउट है इस टॉपिक से अगर वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं, तो बस आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल रिलैक्स होकर आप सुनते रहिए। इसमें 2 तरीके से हम इसको समझेंगे। कितने तरीके से? 2 तरीके से। यहां पर अभी थोड़ा सा आप लोगों को ये प्रॉपर दिख रहा है ना? चलिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट आपने नाम सुना है मोहम्मद बिन कासिम का, राइट? मोहम्मद बिन कासिम का नाम आपने सुना है। और अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये पहला आक्रमणकारी है या इससे पहले भी किसी ने भारत पर आक्रमण किया था मुसलमान ने। तो आज इन सभी जितने भी डाउट हैं वो सारे दूर करूंगा। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण होता है 712 ईस्वी में या 712 एडी में। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको तो मैं अलग से समझाऊंगा, ठीक है। अब इससे पहले यानी मोहम्मद बिन कासिम से पहले भारत पर जो अरब आक्रमण हुआ है तो वो किसने किया है? क्या इससे पहले आक्रमण हुआ है या नहीं हुआ है? तो इसकी कहानी भी मैं आपको समझाता हूं। यानी मोहम्मद बिन कासिम से पहले की कहानी क्या थी, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले भारत पर जो पहला आक्रमण किया गया था, भारत पर पहला अरब आक्रमण, ये जो पहला अरब आक्रमण है वो किया गया था लगभग 634 से 636 एडी में। अब आप कहोगे सर हमने तो पढ़ा है ये वाला 712 एडी, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी कहानी सुना रहा हूँ और इस कहानी पर जो है उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरा अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। देखिए, हम लोग भारत पर अरब आक्रमण को 2 पार्ट में बांट सकते हैं। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना सभी लोग? हम लोग भारत पर हुए अरब आक्रमण को 2 भागों में बांट लिया। कितने भागों में बांट लिया? 2 भागों में। पहला भाग है मोहम्मद बिन कासिम का जो बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे पहले का भाग है, इससे पहले लगातार हमले हुए। 634 से 36 में हुआ, 644 में हुआ, 658 में हुआ, उसके बाद 711 में भी भारत पर अटैक हुआ। ठीक है, अब जरा इन कहानी को हम लोग देखते हैं। अभी आप लोगों को बताया कि एक 4 खलीफा हुए थे इंपॉर्टेंट। देखिए जरा, 4 खलीफा में सेकंड खलीफा का नाम दिख रहा है आपको? सेकंड खलीफा का नाम दिख रहा है उमर, राइट? देख रहे हैं आप लोग? उमर। तो उमर के समय जब खलीफा उमर थे तब भारत पर पहला आक्रमण किया गया था, और ये पहला आक्रमण किया गया था अरब सागर से होते हुए। अरेबियन सी तो आपने देखा है ना? तो अरेबियन सी से होते हुए ये जो पहला आक्रमण किया गया था ये किया गया था थाने पर। आपने सुना है थाने? महाराष्ट्र में है थाने, एक जगह है, थाने पर किया गया था। 634 से 636 एडी के मध्य जो पहला आक्रमण है वो कहां पर किया गया था? बंबई के नजदीक थाने पर। परंतु ये आक्रमण कैसा रहा? असफल रहा। कैसा रहा? असफल रहा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप चाहो तो ये चीजें नोट कर सकते हो,
तो अगर कोई आपसे ये पूछता है, पहले तो आप इस प्रश्न को समझो कि क्या मोहम्मद बिन कासिम से पहले अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, तो आप कहिएगा हाँ किया। बोला कितनी बार किया, तो कहना बहुत बार किया। कितनी बार किया? बहुत बार किया। पहली बार 634 से 36 में किया, 644 में किया, 658 में किया, फिर लगातार करते रहे और फिर 711 में किया, और फिर 712 में जो आया था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। और जिसने भारत को जीता, भारतीय क्षेत्रफल को जीता, सिंध को जीता, या पहला सफल आक्रमणकारी, वो कहलाएगा मोहम्मद बिन कासिम। तो आपको ये समझ में आया पहले? ठीक है, तो सफल आक्रमणकारी कौन होगा? ये होगा। इससे पहले के जो है वो सफल आक्रमणकारी नहीं रहेंगे। ठीक है, अब प्लीज कुछ बातें मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये सबको क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक किसी का कोई सवाल है तो बोलो। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप बोलिए। इसका पीडीएफ मिलेगा बेटा रवि गुप्ता, लास्ट में चर्चा करेंगे। पहले आप क्लास का आनंद लो, पहले आप क्लास को अच्छे से समझो। जब आपको लगे कि हाँ क्लास में मजा आया, तो पीडीएफ आपको जरूर मिल जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी लोगों को? अब इसके आगे की कहानी आप लोग सुनिए और बहुत अच्छे से सुनिए। कहानी सुनाऊंगा बहुत विस्तार से। यहाँ पर हम लोग ये लिखा हुआ है कि भारत पर पहला आक्रमण कैसा क्या हुआ, किसने किया, लगातार किया, ये सब लिखा हुआ है। ये आप पढ़िएगा, आपको पढ़ने के लिए पीडीएफ वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहले तो आप केवल कहानी सुनो बेटा। कोई खास आक्रमणकारी का वो नाम है, वो खलीफा उमैयद के समय हुआ था, सॉरी खलीफा उमर के समय हुआ था, वो आपको याद रखना है बस। कोई खास नेतृत्वकर्ता वहां पर हमको देखने को नहीं मिलता। चलिए अब हम लोग एक नई कहानी यहाँ पर सुनने जा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोग उस कहानी को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, भारत का एक पड़ोसी देश है, अक्सर आपने उसका नाम सुना होगा, इसे श्रीलंका कहते हैं। सुना है? ये श्रीलंका है, ये हमारा भारत है और ये भारत का एक पड़ोसी देश है श्रीलंका। अगर आप लोग चाहें तो आप इसे बना सकते हैं। सुनिएगा प्लीज़, देखो मेरी बात सुनो बच्चों। अगर आप सीखने के लिए आए हैं तो थोड़ा सा पहले सुनना सीखो, है ना। अभी प्लीज़ जो है ना, सब बता रहा हूँ, अरे सब बता रहा हूँ, थोड़ा धैर्य से तो सुनो पहले। तो ये भारत है, ठीक है। और अगर हम इस तरीके से इसको देखते हैं, एक सेकेंड, ये जो इस समय आप राज्य देख रहे, सिंध राज्य। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, आप लोग चाहते हैं कि आप जो पढ़ रहे हो वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाए, कि केवल आप रटना चाहते हो? पहले तो ये बता दो, आप अच्छा पढ़ना चाहते हो ना? तो जब आप अच्छा पढ़ना चाहते हो तो पहले आप सुनो जरा, है ना। तो ये सिंध राज्य था जो भारत वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है। अब यहीं से जो फारस की खाड़ी लगती हुई यहाँ पर एक जगह थी, ये हमारा जो है मकरान, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? आप लोगों को आवाज़ आ रही मेरी किसी को? देखिए मैंने कहा था, जो लोग हमेशा मेरी क्लास लेते हैं उनको एक आदत पता है कि जो इंटरनेट है वो कई बार बीच में डिस्टर्ब कर देता है। और अगर आप लोग 1-2 मिनट का वेट नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लीज़ सुनो पहले, है ना। और अगर किसी को लगता है कि वो डिस्टर्ब हुआ है तो आप एक बार मुझे मैसेज कर दिया करो, मुझे थोड़ा सा पता बाद में चला इसलिए वो थोड़ा लेट हो गया।
अब आप लोग थोड़ी सी कहानी जो है सुन लीजिए, है ना। अभी सब लोगों को दिख रहा है? अभी सब लोगों को दिख रहा है? चलिए, अब प्लीज़ ज़रा इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, उसके बाद तो आप घर पे भी पढ़ सकते हैं। जो मेन चीज़ है वो आप समझ लीजिए, है ना। सबको दिख रहा है ना? आप थोड़ा सा देख लो ज़रा। देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना रहा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आखिर हुआ क्या यहाँ पर। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये श्रीलंका था, ठीक है, और ये सिंध राज्य था। अब आप थोड़ा सा जो है ना क्लास पे फोकस कर लो, ठीक है। और ये जो है मिस्र की राजधानी थी दमिश्क, और यहाँ दमिश्क में जो है वो खलीफा रहता था, खलीफा, और इसका नाम था वाजिद, या कहीं पर वाहिद कहते हैं, वाजिद, ठीक है। और इस वाजिद का एक गवर्नर था इराक का, और उस गवर्नर का नाम था अल हज्जाज। मैं आपको पूरी स्टोरी समझाऊं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा मेरी बात ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसका नाम है अल हज्जाज। ये समझ में आया आपको? अब थोड़ा सा कहानी को समझना अलग अंदाज में कि ये जो अरब्स थे, इन्होंने क्या किया था, सऊदी अरब से लेकर ये जो पूरा एम्पायर आप देख रहे हैं, इराक से लेकर ईरान, और ये जो पूरा इलाका है मकरान तटों का, यानी इवन अगर आप मकरान तक का इलाका देखोगे तो ये इनके अधिकार क्षेत्र में आ गया था। जो मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन किया है, ये एक्चुअली में अरबों का क्षेत्र था, अरबों का शासन था। और अरबों का जो राजा था वो इस समय खलीफा था मेन, और खलीफा का नाम था वाजिद, जो रहता था दमिश्क में, जो कि मिस्र की कैपिटल थी। कहाँ रहता था? मिस्र की कैपिटल दमिश्क में। ये समझ में आया? और ऐसे ही इसके हर जगह पर, हर प्रांत में गवर्नर थे, और इसका इराक का एक गवर्नर था जिसका नाम था अल हज्जाज। तो आपको ये समझ में आ गया? ये समझ में आया सब लोगों को? दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरबों ने इससे पहले भी भारत पर कई बार आक्रमण किया था, और उन्हीं आक्रमणों के दौरान उन्होंने मकरान तटों को जीत लिया था। मकरान जो तट है वो समुद्र किनारे स्थित है अरब सागर में, पाकिस्तान में। तो इन मकरान तटों को जीत लिया था, और ये जो पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं, जो मैंने रेड रेड कर दिया है यहाँ पर आपको समझाने के लिए, ये पूरा अरबों के अधिकार क्षेत्र में हो गया था। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। इतना समझ गए आप? अब इसका क्या कनेक्शन है कहानी से, जरा इसको समझिए। इसी समय क्या होता है कि जो श्रीलंका का क्षेत्र आप देख रहे हैं, श्रीलंका आप लोगों को दिख रहा होगा, तो श्रीलंका से एक जहाज जो है चलता है। यहाँ से एक जहाज अरेबियन सी से होता हुआ, मकरान तटों की ओर से होता हुआ एक जहाज, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा जहाज बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलो, ये ऐसे बन गया है, क्योंकि यहाँ पर एक जहाज था, वो श्रीलंका से कहाँ जा रहा था? ये इराक जा रहा था। ध्यान से सुनो, कहाँ जा रहा था? इराक भी जा रहा था, और इसी जहाज से कुछ वस्तुएं जो है वो मिस्र जानी थी, दमिश्क में। आप इस रोड मैप को ध्यान से देख लो जरा। अरे यार, कल से मैं इस इंटरनेट का कुछ करता हूं, फिलहाल आज तो आप समझ लो। अभी आवाज क्लियर है? अभी आवाज क्लियर है? अभी आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी। तो अभी थोड़ा सा आप कहानी सुनिए कि जो श्रीलंका है, देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो अरब्स थे उनका वहाँ से ट्रेड भी होता था, तो अरबी जो व्यापारी हैं वो भारत में भी आते थे। अगर आपने सुना हो कि भारत में पहली जो मस्जिद है वो केरल में बनाई गई थी, चेरामन मस्जिद का नाम सुना है आपने? भारत में पहली जो मस्जिद है, भारत की पहली मस्जिद का नाम है चेरामन मस्जिद, जो अरबी व्यापारियों के लिए चेर राजा के द्वारा बनवाई गई थी केरल में। ये भारत की पहली मस्जिद है, मैंने आपको कई बार इसके बारे में भी बताया है। तो भारत की पहली मस्जिद है, क्योंकि अरबी जो व्यापारी हैं वो श्रीलंका से, भारत के दक्षिणी इलाकों से व्यापार करते थे। तो भारत की पहली मस्जिद भी यहाँ पर बन चुकी थी। कहाँ पर? चेर राज्य में, जो कि केरल में था। ठीक है। अब यहाँ का जो श्रीलंका का जो राजा था, उसने क्या किया, एक जहाज भर के तोहफे भेजे। इन जहाज़ों में क्या था, कहानी सुनिएगा। इन जहाज़ों में हीरे, मोती, जवाहरात और कुछ जो है लड़कियाँ थीं, इसमें मुस्लिम युवतियाँ थीं जो वहाँ के व्यापारियों की थी, और इन युवतियों का विवाह करवाया जाना था। तो ये जो तमाम जो तोहफे श्रीलंका के राजा ने भेजे थे,
वो कुछ तोहफे तो जाने थे इराक के शासक अल हज्जाज के पास। किसके पास जाने थे? इराक के शासक अल हज्जाज के पास। और कुछ तोहफे जाने थे किसके पास? खलीफा के पास। इस समय खलीफा रहता था दमिश्क में। दमिश्क से पहले खलीफा रहता था, इराक की कैपिटल है बगदाद, अगर आपने सुना होगा बगदाद। तो बगदाद के बाद वो खलीफा ने अपनी कैपिटल, जब उन्होंने मिस्र के इलाकों पर अधिकार किया तो दमिश्क को अपनी नई राजधानी बना लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर दमिश्क में जब खलीफा के पास कुछ उपहार जाने थे, तो इसी दरमियान क्या होता है, जब ये जहाज समुद्र से जा रहे थे, जब ये जहाज जा रहे थे, तो यहाँ पर सिंध राज्य का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। सिंध राज्य का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था और इस बंदरगाह का नाम था देवल बंदरगाह। बोलो क्या नाम था? देवल बंदरगाह, जो सिंध राज्य का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। तो ये जो देवल बंदरगाह था, यहाँ पर डाकुओं का बड़ा टेरर था। तो इन डाकुओं ने क्या किया, इस क्षेत्र में इन जहाज़ों को लूट लिया। किनको लूट लिया? इन जहाज़ों को लूट लिया। तो इन जहाज़ों को लूट लिया किसके द्वारा? डाकुओं के द्वारा। डाकुओं ने। और इन डाकुओं में जो डाकू थे उनमें कुछ मेड़ जाति के थे, कुछ संगार जाति के थे और कुछ जो है जाट जाति के थे। ये जाटों का इलाका था, उनको भी यहाँ पर लुटेरा माना जाता था। आप कोई इसे दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है। तो देवल पोर्ट पर समुद्री जहाज को जो है, जो श्रीलंका से जा रहे थे खलीफा के सम्मान में, इन्हें डाकुओं के द्वारा देवल बंदरगाह पर लूट लिया गया। और ये जो डाकू थे ये मेड़, संगार और जाट जाति से बिलोंग करते थे। इनके द्वारा ये जहाज लूट लिए गए। और जहाज लूटने से अब देखिए दिक्कत क्या हुई। दिक्कत ये हुई कि इन जहाज़ों में दो तरह का सामान था। कुछ सामान तो जाना था अल हज्जाज के पास, मैं इतनी देर से बता रहा हूँ, और कुछ सामान जाना था दमिश्क के पास। दमिश्क में कौन रहता था? खलीफा। खलीफा में अब कहते हैं इन जहाज़ों में कुछ मुस्लिम युवतियाँ थी जिनका विवाह करवाया जाना था, या ऐसा समझ लो ये सारे उपहार खलीफा के सम्मान में श्रीलंका के राजा द्वारा भेजे गए थे। यहाँ तक क्लियर है? कोई कहानी में यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी भी प्रकार का? क्योंकि मेन जो कहानी है वो यही है। उसके बाद तो सीधा जो है अटैक है, और अटैक में जीत हुई और उसमें कुछ नहीं पढ़ना। मेन कहानी है ये जो पूरे आपके दिमाग में उतर जानी चाहिए। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब देवल बंदरगाह पर इन जहाज़ों को लूटा गया, कहाँ पर? देवल बंदरगाह पर इन जहाज़ों को लूटा गया, तो जो अल हज्जाज था उसे बहुत गुस्सा आया। तो अल हज्जाज ने क्या किया, एक पत्र लिखा। इस समय सिंध में दाहिर नाम का राजा शासन कर रहा था, जो चच वंश का था। सिंध का राजा कौन था? दाहिर। और दाहिर किस वंश का था? चच वंश का राजा था। जो सिंध का राजा था, चच वंश का। तो अल हज्जाज ने दाहिर को एक पत्र लिखा। उसने लिखा कि डियर दाहिर, हाउ आर यू? उम्मीद करता हूँ तुम अच्छे होगे, और मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे जो जहाज़ लूटे गए हैं तुम्हारे देवल बंदरगाह पर, उन जहाज़ों का जो भी सामान है वो आप मुझे वापस कर दीजिए और इन डाकुओं को दंडित कीजिए। ये किसने कहा? ये किसने कहा? अल हज्जाज ने एक लेटर लिखकर किसको बोला? दाहिर को। तो दाहिर ने रिप्लाई किया, दाहिर ने बड़े प्यार से रिप्लाई किया कि डियर अल हज्जाज, वी आर नॉट एबल टू डू दिस। मतलब मैं ऐसा करने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं हूँ। क्यों? उसने कहा कि ये डाकू हैं और इन पर मेरा कोई प्रतिबंध नहीं है, ये मेरे राज्य को भी लूटते हैं और मैं इनको वापस नहीं कर सकता, आपका जो सामान लौटा है वो मैं नहीं लौटा सकता। जैसे ही दाहिर का ये जवाब अल हज्जाज के पास पहुंचा, अल हज्जाज बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ और उसने अपनी एक बड़ी सेना सिंध राज्य पर आक्रमण के लिए भेज दी। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि अरबों के आक्रमण का तात्कालिक कारण क्या था, तो यही आपको बताना है। भारत पर अरब आक्रमण का तात्कालिक कारण क्या था? अरबों के जहाज़ों को देवल बंदरगाह पर डाकुओं द्वारा लूटा जाना। समझ में आई ये कहानी या नहीं आई आपको? कहानी समझ में आई प्रॉपर तरीके से? आपको सबको बताइए, सबको प्रॉपर तरीके से कहानी समझ में आई क्या? ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखो बहुत ध्यान से, अगली बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप इस बात को समझ लोगे ना, तो आपकी जो टेंशन है ना कि कौन पहले आया था, किसने भारत को जीता, वो सारी समस्याएं आपकी समाप्त कर दूंगा 1 मिनट में। लेकिन उसके लिए आपको मुझे ध्यान से सुनना पड़ेगा, सीरियस मोड में। यहाँ ज़्यादातर लोग सीरियस नहीं होते, दिक्कत ये होती है, इस वजह से जो है आप लेक्चर को थोड़ा सा एंजॉय करेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा। अब देखो ये कहानी आपको समझ में आ गई प्रॉपर। यानी जो सिंध का राजा है दाहिर है, और दाहिर ने मना कर दिया अल हज्जाज को कि मैं आपके जो उपहार हैं वो नहीं लौटा सकता। इससे अल हज्जाज नाराज हो गया। अब अल हज्जाज ने क्या किया?
अल हज्जाज ने ये बात खलीफा को नहीं बताई। अल हज्जाज ये बात खलीफा को नहीं बता रहा है कि ऐसा हुआ, क्योंकि अगर ऐसा वो बता देगा तो खलीफा वाजिद उसको मरवा देगा, क्योंकि खलीफा बहुत गुस्से वाले होते थे। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होता है, इस केस में अल हज्जाज ने अपनी सेना को आदेश दिया। आगे की स्टेप बताऊं आप लोगों को, यहां तक समझ में आ गया सबको अच्छे से? ठीक है, अब देखो, अल हज्जाज ने अपनी सेना को यहां से आदेश दिया और 2 लोगों को भेजा। ध्यान से सुनना, मैं इसमें बना रहा हूं, थोड़ा खिचड़ी सी पक जाएगी अगर आप कहो तो, पर यहीं पर बनाना पड़ेगा। देखिए, अल हज्जाज ने 2 लोगों को भेजा, मैं यहां पर लिख रहा हूं। एक का नाम था ओबेदुल्ला, इसे कहते ओबेदुल्ला या अब्दुल्ला भी कह सकते हो। ये जो है स्थल मार्ग से होते हुए जाता है अटैक करने के लिए, और दूसरा आक्रमणकारी होता है जिसका नाम होता है बुदैल। बोलो क्या बोलते हैं? बुदैल। तो अल हज्जाज ने अपनी 2 सेनाएं जो है 2 लोगों के नेतृत्व में भेजी। ये अल हज्जाज है, और अल हज्जाज ने अपनी सेना को आक्रमण के लिए कहां पर भेज दिया? ओबेदुल्ला के नेतृत्व में, और किसके नेतृत्व में? बुदैल के नेतृत्व में। ये हमला किया गया था 711 एडी। एक बार आंखें अच्छे से जो है खोलकर देख लो, जिससे आपको कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यानी बंदरगाह का नाम देवल है बेटा, अभी बता रहा हूं, देवल बंदरगाह सब बता रहा हूं। ठीक है, यानी खलीफा वाजिद को अभी नहीं पता है। तो अल हज्जाज ने अपने 2 सेनापतियों को गुस्से में आकर जो है किस पर हमला करने के लिए भेज दिया? सिंध राज्य पर। एक सेना किसके नेतृत्व में? ओबेदुल्ला के नेतृत्व में, और एक सेना किसके नेतृत्व में गई? बुदैल के नेतृत्व में गई। अभी दूर दूर तक मोहम्मद बिन कासिम इन्वॉल्व नहीं हुआ है। अभी मोहम्मद बिन कासिम का दूर दूर तक कोई रोल नहीं है। प्लीज आप उसको दूर रखिएगा अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं। तो अल हज्जाज को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि उसके जहाजों को सिंध के देवल बंदरगाह पर लूट लिया गया। इसीलिए अल हज्जाज ने एक सेना ओबेदुल्ला के नेतृत्व में मकरान तटों से होते हुए भेजी, जो जमीनी रास्ते से गई, और दूसरी सेना बुदैल के नेतृत्व में 711 में ही समुद्री रास्ते से गई। इन दोनों सेनाओं ने जब सिंध पर हमला किया तो दाहिर ने इन सेनाओं के दांत खट्टे कर दिए और इनको डिफीट करके खदेड़ दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी दाहिर की जो सेना थी, सिंध की जो सेना थी, उसने ओबेदुल्ला और बुदैल को पराजित कर दिया, और इस प्रकार 711 में हुए ओबेदुल्ला और बुदैल के जो आक्रमण थे वो कैसे रहे? असफल रहे। बोलो समझ में आया सबको या नहीं आया? ओबेदुल्ला और बुदैल का जो आक्रमण था वो कैसा रहा? असफल रहा। आप चाहो तो यहां पर एक पॉइंट करके वहीं पर लिख सकते हो कि अल हज्जाज ने ओबेदुल्ला और बुदैल के नेतृत्व में 711 में एक सेना सिंध पर आक्रमण के लिए भेजी, परंतु यह आक्रमण असफल रहा। इज दैट क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया सभी को? इज दैट क्लियर? तो जब इनका आक्रमण असफल हो गया, जब इनका आक्रमण असफल हो गया तो अल हज्जाज को बीपी हो गया, अल हज्जाज का शुगर बढ़ गया, उसका हाइपरटेंशन हो गया। बोला यार कहीं ये बात खलीफा को पता चल गई तो मेरा तो बैंड बज जाएगी। तो उसने अपने सबसे योग्य सेनापति को बुलाया, जो उसका भतीजा और दामाद था। उसने कहा कि सुन भतीजा और दामाद, मेरी नाक का सवाल है, तू जा और जरा सिंध को जीत कर आ। तो इस प्रकार उसने अल हज्जाज को भेजा। देखो भाई साहब, आप सब लोग जो कमेंट कर रहे हैं उन सब के कमेंट में पढ़ भी रहा हूं। अगर आप कोई अननेसेसरी कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छी बात नहीं होगी। आप प्रॉपर कमेंट करिए अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो, है ना। अननेसेसरी किसी का कमेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ, टाइम पास करने के लिए नहीं आया हूँ, और बहुत सीरियस होकर आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब सीधी सी बात है कि अब मोहम्मद बिन कासिम आने वाला है। तो हम एक काम करते हैं, हम दूसरी स्लाइड में जो है, दूसरी स्लाइड में इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए यहां पर अब समझते हैं। चलिए ये देखिए, जैसे मान के चलिए मैंने अभी आपको बता ही दिया है, एक सेकेंड, अब मैं आपको उसका अभियान बताने वाला हूं। अगर आप लोग ध्यान से समझ रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, एक बार और देख लीजिए। किसका अभियान? मोहम्मद बिन कासिम का। तो ये रहा भारत। अरे यार कभी कभी अभी इस पे जब तक हैबिचुअल नहीं होगा थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी, क्योंकि इंक। चलो ये रहा कौन, जैसे कि मान के चलिए ये हमारा भारत था, ठीक है। और ये आपको क्या बताया, सिंध राज्य था। कौन सा राज्य था? सिंध राज्य। और सिंध राज्य का जो बंदरगाह है उसका नाम आपके सामने लिखा था देवल।
ये रहा देवल बंदरगाह। ठीक है, कौन सा बंदरगाह है? देवल। ये मध्यकालीन इतिहास का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था, जो कि सिंधु नदी के मुहाने पर बना हुआ था। ठीक है, अब जब बुदैल और उनके आक्रमण बेकार हो गए तो अल हज्जाज जो है, कौन? अल हज्जाज, उसने किसको भेजा? अपने सबसे योग्य सेनापति को भारत पर आक्रमण के लिए भेजा। और उस योग्य सेनापति का नाम क्या है? बोलिए। उस योग्य सेनापति का नाम है मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम है? मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम कौन है? सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि यह अल हज्जाज का भतीजा एवं दामाद था। कौन था? इसका भतीजा एवं दामाद था, जिसकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी। 17 वर्ष का जो लड़का था, आप समझ सकते हैं कि नई उम्र में जोश जो होता है वो 4 गुना होता है। ठीक है, आप समझते हैं ना, आप में जो जोश है और वो एक नए लड़के में जोश है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आपको मिलेगा। तो मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में अटैक करता है और सबसे पहले अटैक कहाँ करता है? सिंध पर अटैक करता है। बोलो कहाँ पर अटैक करता है? सिंध पर अटैक करता है। तो यहाँ पर जब इसने सिंध पर अटैक किया तो इसने आसानी से 712 एडी में सिंध को जीत लिया। तो उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भारत पर पहला अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं किया था। मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी कई आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया था जो अरब थे, लेकिन भारत के क्षेत्र को जीतने वाला पहला जो सफल अरब आक्रमणकारी था उसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले किसको जीता? देवल को जीता। देवल के बाद यहाँ पर एक न्यून था, न्यून के बाद सिविस्तान था, इसके बाद रावर था, रावर के बाद ब्राह्मणाबाद था और यहाँ पर मुल्तान था। मुल्तान जो है आखिरी जगह है। तो अब मैं इसके जो है आपको पूरे अभियान बताने वाला हूँ। बस एक आखिरी प्रश्न है कि अगर यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो एक बार आप अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, उसके बाद जो है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? चलिए, तो अब हम लोग एक काम करें, इसके अभियान को देख लें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बाकी जो बातें अगर मैं आपको पीपीटी में ही समझा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? बेटा सारुण बता रहा हूं अभी, सिंध की कैपिटल क्या थी? जी शुभम लिखा तो यही है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। नहीं, मोहम्मद गौरी से कोई रिलेशन नहीं था बेटा। डेली आपको जो क्लास मिलेगी उसमें प्रॉपर आपको बताऊंगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप डेली 1 बजे लेक्चर अटेंड करते रहो। जो भी आपके डाउट रहे होंगे इतिहास के वो सारे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अब आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा पीपीटी में बता दूँ, ठीक है? थोड़ा सा पीपीटी में बता दूँ क्योंकि हमारे पास 15-20 मिनट बचे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा पीपीटी में देख लेते हैं। बेटा आज आप समझो, आज टाइम कम बचा है, कल से पक्का आपको ब्लैंक में ही पढ़ाऊंगा, लेकिन आज तो समझो बात को। कल से हम लोग पक्का, मेन बात मैंने आपको बता दी है, कल से आपको प्रॉपर जो है ब्लैंक पीपीटी में लिखकर ही बताऊंगा। अगर आपको लिखना पसंद आया है तो आपको पूरा लिखकर ही बताऊंगा। अब आप समझो बात को थोड़ा सा, है ना? चलिए मैं आपको यहीं समझा देता हूँ, कोई बात नहीं है। आइए, आप लोगों का मन है तो आप ये देख लीजिए। तो अगर हम मोहम्मद बिन कासिम के अभियान देखें, ये रहा मोहम्मद बिन कासिम, और अगर मोहम्मद बिन कासिम के अगर हम लोग अभियान देखते हैं तो बड़ा सिंपल तरीके से आपको समझना है। पहला अभियान मोहम्मद बिन कासिम ने कहां पर किया? ठीक है, तो पहला अभियान कहां पर किया? देवल पर। कब जीता देवल को? 712 में। ये आपको समझ में आ गया, देवल को उसने जीत लिया, 712 में जीता। दूसरी चीज, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि देवल की कोई खास बात है तो बिल्कुल आपको बता देता हूं, यहीं पर भारत में सबसे पहले, यहीं पर सर्वप्रथम आपने सुना है जजिया कर? सुना है क्या आपने? यहीं पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया गया था। मतलब सिंध पर तो लगा ही है सबसे पहले, लेकिन अगर सिंध में भी सबसे पहले जजिया कर कहाँ लगा था तो आप देवल बताइएगा। यहीं पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया गया। अब ये जजिया कर क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये देवल विजय थी, देवल को उसने आसानी से जीत लिया और उस पर अधिकार कर लिया।
अब जजिया कर क्या होता है मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, है ना। अब सुनिए आगे, देवल के बाद उसने क्या किया, आगे बढ़ा, और यहाँ पर ये देख रहे हैं जो ग्रीन जो डॉट दिख रहा है ये वाला, इसका नाम था न्यून। न्यून में जो है, ये न्यून जो एक प्रांत है, और ये जो प्रांत है वो सिंध राज्य का हिस्सा है। तो यहाँ के जो बौद्ध लोग थे, यहाँ पर पहले से जो बौद्ध रह रहे थे, आप लोगों को ये दिख रहा है यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को ये दिख रहा है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, न्यून के बाद सिविस्तान, सिविस्तान के बाद एक आएगा राओर, और रावर बोलते हैं या राओर बोलते हैं इसको, रावर। इसके बाद ब्राह्मणाबाद, और ब्राह्मणाबाद के बाद आखिरी जो विजय अभियान था उसका वो था मुल्तान। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। क्या ठीक से नहीं दिख रहा बेटा, क्या ठीक से नहीं दिख रहा? अभी देखो, अरे सब कुछ तो दिख रहा है। देखो समझो मेरी बात को समझो थोड़ा सा, कि मोहम्मद बिन कासिम का जो अभियान आपको याद रखना है, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले देवल को जीता, देवल के बाद न्यून को जीता, न्यून के बाद सिविस्तान को जीता, फिर रावर को जीता, फिर मुल्तान को जीता। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी, वो रावर को याद रखनी। किसको? रावर को, ये वाला। क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि जो राजा दाहिर है, कौन? राजा दाहिर। तो राजा दाहिर युद्ध में किस जगह पर मारा गया? तो राजा दाहिर युद्ध में यहीं पर मारा गया था। कहां पर? रावर में। रावर का युद्ध हुआ था 712 एडी में। 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम और यहाँ पर युद्ध होता है राजा दाहिर के बीच में। दाहिर यहाँ पर मारा जाता है, और जो दाहिर की पत्नी होती है, कौन? दाहिर की जो वाइफ होती है उसका नाम होता है रानबाई। क्या नाम होता है? रानबाई। यहाँ पर जौहर कर लेती हैं। दाहिर की 2 पत्नी थी, तो एक पत्नी जो थी उसने यहाँ पर जौहर कर लिया था। तो जो रानबाई थी उन्होंने जौहर किया, और ये इतिहास का पहला जौहर है। यानी पूरी हिस्ट्री में जौहर का पहला साक्ष्य हमको यहीं देखने को मिलता है। ठीक है, रानबाई ने क्या कर लिया? यहाँ पर जौहर कर लिया, जो दाहिर की वाइफ थी, और राजा दाहिर 712 एडी में युद्ध करते हुए यहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, 712 में रावर का युद्ध हुआ था, इसे रावर का युद्ध कहते हैं। और उसके बाद ब्राह्मणाबाद में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा आगे दिखा देता हूँ, जिससे आपको ये तात्कालिक कारण मैंने आपको बता दिया। ये देखो, ये प्रॉपर मैप अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं प्लीज़। दिख रहा है आप लोगों को? देखो, ये मोहम्मद बिन कासिम है। इसने सबसे पहले कहाँ पर आक्रमण किया था? देवल बंदरगाह। ठीक है, तो ये देवल है। देवल के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर न्यून था छोटा सा, ये इस जगह पर न्यून था। न्यून के बाद फिर आगे बढ़े थे तो यहाँ पर ब्राह्मणाबाद है, फिर रावर है, और इसके बाद लास्ट जो अटैक हुआ था वो मुल्तान पर हुआ था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम का जो अंतिम आक्रमण था वो मुल्तान था। मुल्तान पर उसने अंतिम बार जो है आक्रमण जो है किया था। ये लिखा हुआ है, अब आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखो ये लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है यहाँ पर प्रॉपर लिखा हुआ है कि आप इसको पढ़ लीजिए। पूरे नोट्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो यहाँ से आपको ये आसानी से पूरा समझ में आ जाएगा। तो रावर का जो युद्ध हुआ था, या रावर का युद्ध हुआ था, इसी युद्ध में जो है राजा दाहिर की मृत्यु हो गई थी। 20 जून 712 में यहाँ पर जो है दाहिर युद्ध करते हुए मारा गया था, और यहाँ पर जो है राजा दाहिर की डेथ हो गई थी। बाकी जो है न्यून में क्या हुआ था, सिविस्तान में क्या हुआ था, प्रॉपर यहाँ पर बताया गया है। आप अगर ये देखेंगे तो देवल विजय 712 में हुई थी, ये आपको बता दिया। न्यून जो है यहाँ के बौद्धों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद सिविस्तान में उसका जो भाई था दाहिर का, माजरा, वो शासन कर रहा था, तो माजरा को उसने हरा दिया था और माजरा मारा गया था। इसके बाद रावर का युद्ध हो गया। रावर के बाद ब्राह्मणाबाद, और ब्राह्मणाबाद के बाद जो है आपको क्या मिलता है, तो मुल्तान मिलता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप अगर आप पढ़ रहे हैं तो 3 चीज़ें याद रखिएगा। नंबर 1 देवल अभियान याद रखिएगा, नंबर 2 रावर अभियान याद रखिएगा, और नंबर 3 मुल्तान याद रखिएगा। मुल्तान जो है उसका हमेशा मुल्तान जो है उसका अंतिम आक्रमण था कासिम का,
यहाँ पर उसने अंतिम आक्रमण किया था, और इस आक्रमण में क्या खास हुआ कि उसे बहुत ज़्यादा धन मिला था, और इस अत्यधिक धन मिलने के कारण उसने मुल्तान को स्वर्ण नगरी नाम दिया था। तो आपका एक क्वेश्चन ये बनेगा वेरी इंपॉर्टेंट कि मोहम्मद बिन कासिम ने किसे स्वर्ण नगरी कहा था? मुल्तान। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम का अंतिम अभियान कौन सा था? तो मुल्तान था, जिसमें उसे अत्यधिक धन की प्राप्ति हुई थी। 715 एडी में जो है इराक के मोसूल शहर में मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी गई। हत्या क्यों की गई वो मैं आपको अभी बताता हूँ, पहले आप एक बार ये देख लो अच्छे से, और यहाँ तक अगर किसी का किसी अभियान में कोई डाउट है तो एक बार मुझसे पूछ लो। किसी अभियान में अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लो, अदरवाइज मैं आपको जो है इसकी मृत्यु का कारण आपको बताता हूँ। समझ में आ गया सभी को अच्छे से? अब हम लोग एक आखिरी चीज डिस्कस करेंगे। जी मैं वही बता रहा हूं, हैप्पी मोटवानी, एक मिनट सुन लीजिए। बेटा शुभम राठौर, जौहर अभी डेली क्लास होगी, जौहर समझाऊंगा, पूरा अच्छे से बताऊंगा, सब बता रहा हूं, थोड़ा सा सुन तो लो आप लोग। एक चीज़ तो तय है कि आप लोगों के अंदर धैर्य की थोड़ी सी कमी होती है। अगर आप धैर्य रखेंगे तो आपको सब बताया जाएगा। देखिए मैं आपको जौहर के बारे में बता रहा हूँ, और अभी मैं आपको थोड़ा सा मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बारे में बता रहा हूँ। आप जरा सुन लीजिए जौहर क्या होता है। पहले हम जौहर की बात कर लें, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जौहर नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए जब भी कभी कोई मुस्लिम आक्रमणकारी या कोई आक्रमणकारी किसी हिंदू राज्य पर आक्रमण करता था, तो जो हिंदू महिलाएं होती थी, खासकर ये परंपरा राजपूतों में प्रचलित थी, ये यहाँ पर एक ब्राह्मण डायनेस्टी में देखने को मिलता है। जैसे मान के चलिए किसी मुस्लिम आक्रमणकारी ने जब किसी राज्य पर हमला किया, तो राजा और उसकी सेना जब मारे जाते थे, तो वो जो हिंदू महिलाएं थीं वो अपने सतीत्व की, अपनी खुद की रक्षा करने के लिए, अपने चरित्र की रक्षा करने के लिए अग्निकुंड में स्नान कर लेती थी, यानी खुद को जो है अग्निकुंड में आत्मदाह कर लेती थी, जिसे जौहर कहा जाता था। यानी जौहर आत्महत्या तो है, लेकिन किस तरीके से? मजबूरी में किया गया, यानी उन्हें अपने दुश्मनों से अपनी इज्जत आबरू, अपने चरित्र को बचाने के लिए जो है अग्निकुंड में जो है कूदना पड़ता था। ठीक है, चलिए तो आपको जौहर का आंसर मिल गया। दूसरी बात, अब यहां पर आते हैं दूसरी, ब्राह्मणवाद का क्या सीन है और इससे जो है इसकी मृत्यु का क्या कॉन्सेप्ट है वो सुन लीजिए। देखिए जब राजा दाहिर की मृत्यु हो गई, तो राजा दाहिर के मरने के बाद उसका एक बेटा था, और उसके बेटे का नाम था जय सिंह। सुनिएगा, तो यहां पर क्या होता है ब्राह्मणवाद में कि जो दाहिर का बेटा था जय सिंह, वो युद्ध करता है किससे? कासिम से, और वो युद्ध में पराजित हो जाता है। और यहां पर जब जय सिंह पराजित हो गया ब्राह्मणवाद में, तो वो भाग जाता है। लेकिन इस युद्ध में जो कासिम था उसने राजा दाहिर की दो बेटियों को बंदी बना लिया। एक बेटी का नाम था सूर्य देवी और एक का नाम था परमल देवी। तो सूर्य देवी और जो परमल देवी है उनको बंदी बना लिया, और इन दोनों को बंदी बनाने के बाद इनको जो है मोहम्मद बिन कासिम ने अपने पास रखा। तो कहते हैं कि कुछ समय के लिए जब इसने कासिम ने इन्हें अपने पास रखा, और बाद में इन दोनों लड़कियों को, जो दाहिर की बेटियां थी परमल देवी और सूर्य देवी, इनको जो है खलीफा को भेज दिया। तो जब ये दोनों बेटियों को खलीफा को भेजा गया, तो इन्हीं दोनों बेटियों ने खलीफा को भड़काया था कि हमारा तो पहले उपभोग कर चुका है कासिम, और उसने जो है अब आपको दिया है, हमको सौंपा है। तो इस तरीके से खलीफा के कान भर दिए गए, और खलीफा ने आदेश दिया कि इसे जो है वहां से घसीटते हुए लाया जाए। तो खलीफा के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम को सिंध से घसीटते हुए ले जाया गया, और इराक के मोसूल शहर में उसको जो है रोड पर डाल दिया गया, और वहीं पर उसकी हत्या कर दी गई। तो 715 में जो है यहाँ पर इराक के मोसूल शहर में मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी गई। ठीक है, हत्या का कारण ये था कि देखिए यहाँ पर खलीफा दो तरह के थे, खलीफा जो है दो तरह के थे, उनमें आपस में जो है बनती नहीं थी। तो जब वहां पर खलीफा चेंज हुआ, तो जो मोहम्मद बिन कासिम का विरोधी था उसने जो है मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी, और इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम की जो है डेथ हो गई। अब आप दूसरे सवाल का जवाब देता हूं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, अगर आप इत्मीनान से, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो डेली 1 बजे क्लास में आइए, और प्लीज़ आप पहले पूरा 1 घंटे का लेक्चर सुनिए,
उसके बाद आपको खुद इतना अच्छा लगेगा कि आपके मन में कोई सवाल आएगा नहीं। लेकिन अगर आप बीच बीच में अननेसेसरी कमेंट्स करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो हो सकता है जो बच्चे बहुत अच्छे से समझ रहे हैं उनको भी ना समझ में आए। तो प्लीज़ जो है, मनीष चौधरी सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। अगर आपको ये दिख नहीं रहा है क्या, मतलब इस तरह के प्रश्न आप लोगों के आ रहे हैं जो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है कि बेटियों के नाम रिपीट कर दो। सामने लिखा हुआ है स्पष्टता, अगर आप बेटियों के नाम नहीं देख पा रहे तो कैसे काम चलेगा। ये देखो लिखा हुआ है परमल देवी, सूर्य देवी, है ना। देखो बेटा, अगर आप वाकई पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं तो थोड़ा सा सीरियस बातें किया करो। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आए तो कल से डेली जो लेक्चर रहेगा आप उसे अटेंड कीजिए। तो अब बाकी की जो कहानी हम लोग कल बात करेंगे, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सिंध आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ, आपको यहाँ लिखा हुआ है कि भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ, सिंध क्षेत्र में खजूर की खेती हुई और ऊँट पालन प्रारंभ हुआ, क्योंकि ऊँटों की सेना लेकर आया था। लगभग 6000 ऊँट, 6000 घुड़सवार और लगभग 500 जो हैं ये पत्थर फेंकने की मशीनें लेकर मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है। तो भारत में खजूर की खेती होती है। डेली 1 बजे इसी टाइम पर क्लास रहेगी, डेली 1 बजे इसी टाइम पर क्लास रहेगी। और कल का हमारा टॉपिक होगा महमूद गजनवी, ठीक है। तो इस भारतीय क्षेत्रों में इन्होंने पहली बार दिरहम नामक सिक्का चलाया था। सिंध क्षेत्र में ही सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था। और एक और आखिरी बात जो है कि जो बगदाद का जो खलीफा था, इसके बाद बगदाद के खलीफा ने भारतीय विद्वानों को संरक्षण दिया और ब्राह्मणों और भिक्षुओं से ज्योतिष का ज्ञान, गणित का ज्ञान, चिकित्सा, रसायन शास्त्र आदि की शिक्षा प्राप्त की और इस ज्ञान को यूरोप में विस्तारित किया। यहीं से अरबों ने शून्य और दशमलव पद्धति का ज्ञान जो है भारतीयों से सीखा था और इसी ज्ञान को उन्होंने यूरोप को ट्रांसफ़र कर दिया था। तो ये भारत पर अरब आक्रमण के प्रभाव हैं। अब एक काम करेंगे, कल से आप लोगों को केवल मैं आपको पूरा बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ये आप याद रखिएगा। आपने एक चीज़ सुनी होगी, आपने वो सुना है मनोज कुमार की एक मूवी है पूरब और पश्चिम, उसमें मनोज कुमार एक गाना गाते हुए कहते हैं कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई। तो जीरो और दशमलव का जो ज्ञान है वो भारतीयों के द्वारा अरबों को दिया गया और अरबों को वो ज्ञान अरबों ने यूरोपियंस को दिया था। इस प्रकार शून्य का और जो डेसिमल सिस्टम का ज्ञान है वो भारतीयों से अरबों के पास और अरबों से यूरोपियंस के पास पहुंचा था। मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि उम्मीद करता हूं कि कल जब आप मेरी क्लास में आएंगे तो आप लोग बहुत मन से और बहुत प्रॉपर तरीके से आप मेरी क्लास लेंगे, जिससे आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ जो आज की जो क्लास है मैं उसे समाप्त करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी और आप लोग जो है रिव्यू देंगे, इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग जो है लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। इसकी पीडीएफ संतोष मैं कल आपको बता दूंगा कि आप यहाँ से इसकी पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास अटेंड करने के लिए। बाकी हम लोग कल मिलेंगे 1 बजे, तब हम लोग आगे के सेशन की बात करेंगे। और ये जो पीडीएफ है आप लोगों को पीडीएफ का मैं बता दूंगा कि किस तरीके से आपको वो मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, जय एमपीपीएससी। ठीक है, थैंक यू।